Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram group of schools. Students, today we are going to study chapter number 2 of 9th class history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Student, as you know, the name of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. It means in this chapter we are going to discuss how the idea of socialism emerged in Europe and what is the link between Russian Revolution and socialism. So students, first before the reading of this chapter, I want to discuss with you the objective of this chapter. Students, what is the meaning of socialism? You are, I think, not aware about this. Socialism is a political idea that is based on the belief that all people are equal and that money and property should be equal divided into the workers and peasants, mean जो श्रमिक वर्ग है ये उसकी राजनीतिक क्षमता को उभारने वाला एक तत्व है, एक सामाजिक हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। इसको हम समाजवाद कहते हैं। अभी तक जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा कि किस तरह से जो हमारी क्लर्जी है, नोबिलिटी है, उससे निजात पाने के लिए मिडिल क्लास आगे आई। तो समाजवाद उसी की सोच का आगे, उसी का एक प्रभाव हम कह सकते हैं यूरोप पर, कि किस तरह से जो किसान हैं, कारीगर हैं, मज़दूर वर्ग है, अब वो अपना समाज में हिस्सा मांग रहे हैं, क्योंकि ये वो वर्ग है जो मेहनत करता है और जिसे कुछ नहीं मिलता। अब एक नई विचारधारा आ रही है कि श्रमिकों को, किसानों को, उनके जो मेहनत है उसमें राष्ट्रीय जो योगदान है उनको चाहिए। वो शासन में भी योगदान चाहते हैं और समाजवाद वही एक राजनीतिक व्यवस्था है। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। बट मेन बात है कि रशियन रेवोल्यूशन क्या, कि रशियन रेवोल्यूशन जो है उसने क्या किया, वाई वी रीड दिस, कि कारण क्या था कि इसको क्यों पढ़ा जाए, रशियन रेवोल्यूशन ज़रूरी क्यों है, इसका क्या लिंक है सोशलिज़म, यूरोप में जो सोशलिज़म है उसके साथ। तो हम देखेंगे कि जो रशियन रेवोल्यूशन है उसने कम्युनिज़म की जो अप्रोच है, जो कि एक सोशलिज़म का ही प्रैक्टिस है, उसको अप्रोच किया पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी दुनिया के अंदर। और रशिया वो पहला देश था जिसने इस क्रांति के बाद जो निरंकुश और तानाशाह जो राजा था, ज़ार था, मीन रशिया में राजा को ज़ार कहा जाता है, उसके शासन को ना केवल ख़त्म किया, जो दरबारी हैं, मनी लेंडर्स हैं, सामंत हैं, पूंजीपति हैं, उनका भी समाज से प्रभाव कम किया। और ये इस देश में पहली सरकार बनी जो किसानों और मज़दूरों की थी। और 1950 के बाद हम दुनिया में और दूसरे देशों में इसी तरह की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देख पाते हैं कि ये एक शुरुआत थी जिसने समाज में मज़दूरों के हाथ में, किसानों के हाथ में क्या दिया, राजनीतिक पावर, क्षमता, शक्ति, कि वो सरकार बना सकते हैं, समाज में इक्वलिटी ला सकते हैं। और ये सब किसके बाद हुआ, फ्रांस की क्रांति के बाद। अब लोगों को लगा कि फ्रांस में ऐसा हो सकता है तो बाकी जगह भी हो सकता है। और यहीं से हमारा ये चैप्टर जो है ना, ये स्टार्ट होता है बेटा, द एज ऑफ सोशल चेंज। ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप के लोग उससे इंस्पायर हुए और उन्होंने इस तरह का सोचा, डिस्कशन करना शुरू किया कि हाँ, बदलाव आ सकता है। और वो बदलाव किस तरह से लाया जाए, तो इसके बारे में विभिन्न विचारधाराएं यूरोप के अलग अलग देशों में, अलग अलग जो थिंकर्स थे, फिलोसफर थे, लीडर थे,
वो विचारधाराएं निकल निकल कर आई जो हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, और किस तरह से जो मज़दूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, किसान वर्ग है, वो आगे आता है समाज को बदलने के लिए। सो स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या बताया कि सोशलिज़म क्या होता है, सोशलिज़म क्या है। अभी आपको बताया कि ये एक पॉलिटिकल आइडिया है that is based on the belief that all people are equal and that money and property should be equally divided। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें सिंपल वर्ड में कि समाजवाद क्या है, एक राजनीतिक विचार है जिसमें ये आधार माना जाता है कि समाज के सभी व्यक्ति समान हैं और पैसा और संपत्ति सभी लोगों में समान बंटवारा होना चाहिए। और जो समाजवादी लोग जो होते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। वो ये चाहते हैं जो भी है वो पूरे समाज का है, पूरे देश का है, निजी संपत्ति के विरुद्ध में होते हैं ये लोग। तो किस तरह से इन लोगों की विचारधारा ने रशिया में क्रांति की, अब हम उसको पढ़ेंगे और किस तरह से ये विचार बने। ठीक है, द एज ऑफ सोशल चेंज। Let us begin the reading. In this previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में जो फैलते जा रहे थे स्वतंत्रता और समानता के जो विचार थे, वो किस तरह से लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, ये सब आपने देखा। उसकी हमने लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर। कि फ्रांसीसी क्रांति ने जो हमारी सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो रचना है, उसमें टोटल चेंज की जो पॉसिबिलिटी है वो स्टार्टिंग कर दी कि लोग अब उसके बारे में सोचने लग गए। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which control economic and social power. आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि 18th सेंचुरी से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी या यूरोप की जो पूरी सोसाइटी थी तकरीबन, वो एस्टेट्स में डिवाइडेड थी और ऑर्डर्स में। ऑर्डर मीन जिस तरह से हमारे यहाँ जातिवाद है कि ये ऊंची जाति और ये नीची जाति, कि ये हायर रैंक और ये लोअर रैंक, इस तरह से रैंक्स में बटा हुआ था। और समाज की जितनी भी आर्थिक और सामाजिक सत्ता है उस पर जो हमारा अभिजातीय वर्ग है यानी कि नोबल्स और रिच जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं और चर्च है उसका कंट्रोल था। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। लेकिन क्रांति के बाद अब लोगों को लगा कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बदल सकते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस्ड। अब जो क्रांति के बाद विश्व के विभिन्न देशों में, पर्टिकुलरली जो हमारा यूरोप और एशिया का हिस्सा था, वहाँ लोगों को लगा कि जो फंडामेंटल राइट्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिए हैं, ये जो नए अधिकार समाज को मिले हैं, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीक है या राइट टू इक्वलिटीज़ हैं, और इसके बारे में, और दूसरा जो रूलिंग पावर है अब वो उसको कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि राजा लोगों को तो अब विश्वास उठ रहा है लोगों का कि अब कौन रूलर कौन होगा, उसको कैसे उसको हम चूज़ करेंगे, क्या सिस्टम रहेगा। लोग इसको लेकर डिस्कशन करने लग गए, यानी कि लोगों में अभिव्यक्ति जागी, जो कि राजा के अंडर में पहले ऐसा नहीं था। इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड डिरोजियो टाक द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और भारत में राजा राम मोहन रॉय और हेनरी लुई विविन डिरोजियो, जो कि आप बच्चे 8th क्लास में सोशल रिफॉर्मर में इनके बारे में पढ़ चुके हो, इन्होंने भी फ्रांस की जो क्रांति है अपने विचारों में उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी। एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और बहुत सारे लोग
क्रांति के बाद यूरोप में जो चल रहा था, अब वो उस पर विचार कर रहे थे, डिस्कशन करना शुरू कर दिया। The developments in the colonies in turn reshaped these ideas of societal change. और आगे चल के जो हमारी कॉलोनीज उपनिवेशों में जो घटनाएं घटी, उन्होंने तो इन विचारों को एक नया ही रूप दे दिया कि एक नए आइडियाज़ निकल कर आ रहे हैं हमारे पास, कि अब लोग पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बातें करने लगे, जबकि पहले लोगों को लगता था ये सिर्फ राजा का काम है, नोबल्स का काम है, किसानों का काम तो खेती करना है, मज़दूरों का काम मज़दूरी करना है। उन लोगों ने कभी भी इस रूलिंग को अपने हाथ में लेने के बारे में सोचा तक भी नहीं था पहले। लेकिन फ्रांस की क्रांति के पश्चात अब आम व्यक्ति समाज की इस राजनीतिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करने लग गया, यानी कि क्रांति ने लोगों के लिए सोचने के दरवाजे खोले। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. लेकिन यूरोप में सभी लोग समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे कि भाई पूरी तरह से समाज बदल जाए। Responses varied from those who accepted that some changes were necessary but wished for gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. Underline the word radically. रेडिकली का मतलब होता है, रेडिकल एक विचारधारा जिसमें आप टोटल चेंज की बात करते हो, आमूल चूल परिवर्तन, कंप्लीट चेंज। तो क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। एक ग्रुप मानता था कि समाज में बिल्कुल टोटल चेंज हो जाना चाहिए। तो सम वर कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव मीन परंपरावादी, रूढ़िवादी, जो पुरानी बातें मानते हैं कि राजा होना चाहिए, चर्च की शक्ति माननी चाहिए, नोबल्स हमारे लॉर्ड हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, ये सिस्टम बदलना नहीं चाहिए। अदर वर लिबरल्स, लिबरल्स उदारवादी, कुछ कुछ पुराना सिस्टम लेकिन चेंज होना चाहिए, इतना नहीं। रेडिकल्स, जो कंप्लीट चेंज चाहते हैं, परिवर्तनवादी। यानी कि हमारे पास तीन विचारधाराएं आ रही हैं कि जो सोसाइटी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में लोग किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं, कि सोसाइटी में यही सिस्टम चलना रहना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम? उस समय इन सब टर्म्स का मतलब क्या था? व्हाट सेपरेटेड दीज स्टैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर? राजनीति की जो ये सोच है ना, उनमें कौन कौन सा डिफरेंस था और कौन कौन सी बातें थी जो उनमें सेम थी। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल द टाइम। कि हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि जो ये रेडिकल है, कंजर्वेटिव है, लिबरल, जो टर्म्स यूज़ हमने की हैं डिफरेंट अप्रोचेस को लेके, जो पॉलिटिकल अप्रोच है, ये हर समय हर काल के अंदर इनका अर्थ एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अभी जिस बात के बारे में बात कर रहे हैं वही डिस्कस करेंगे। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज। हम देखेंगे कि उस वक्त 19th सेंचुरी में जो हमारी राजनीतिक परंपराएं जो चल रही थी उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और किस तरह से वो परिवर्तन में आकर बदली। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। और उसके बाद एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान डालेंगे जिसने समाज के टोटल परिवर्तन का एक पूरी कोशिश की। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। रूस में जो ये क्रांति हुई थी, उसके बाद जो हमारी 20वीं सदी का जो ये आज स्वरूप है समाजवाद का, इसको तय करने का, शेप जो बनने का एक मौका मिला, जो आज हमारे सामने जो ये कम्युनिज़्म आ रहा है, सोशलिज़म जो हमारे चाइना रशिया में हमें दिख रहा है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वन पार्टी रूल सिस्टम, ये सब हमारे पास आता है।
ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 20वीं सेंचुरी का जो नया समाज है उसमें समाजवाद भी एक अलग पॉलिटिकल अप्रोच बनकर हमारे सामने आ रही है। अब हम बात करते हैं, यूरोप की ही बात कर रहे हैं, रशिया की बात नहीं कर रहे हैं। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। एक वो समूह जो चाहता था कि परिवर्तन हो, वो थे लिबरल, उदारवादी। हु वर लिबरल्स? दिस इज द क्वेश्चन। ये उसका आंसर है, अंडरलाइन करेंगे यहाँ से। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान और जगह मिले, आदर हो सबका समान। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion on other। कि इस समय हम ध्यान से देखना चाहेंगे कि जो हमारे यूरोप के जो राष्ट्र थे उसमें प्राय किसी एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। कैसे? ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, प्रोटेस्टेंट को ज़्यादा सपोर्ट करता है चर्च ऑफ इंग्लैंड। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च, और ऑस्ट्रिया स्पेन कैथोलिक चर्च को समर्थन करता है जबकि सभी क्रिश्चियन, यानी कि ये ब्रांचेस हैं, मत हैं, विचारधाराएं हैं एक ही धर्म की, लेकिन एक ही को फेवर करती हैं। लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। जो उदारवादी समूह था ये वंशवाद पर आधारित जो राजा हैं उनकी जो अनकंट्रोल्ड पावर थी ना, यानी कि आप उन राजाओं को कोई रोक टोक तो सकता नहीं था, उसके अगेंस्ट थे ये लोग। ये नहीं चाहते थे कि राजा को मतलब कि राजा अपनी ऑटोक्रेटिक जो रूल है वो करे, राजा को कंट्रोल किया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह। ये इस बात के समर्थक थे कि भले ही राजा हो लेकिन वो उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी कि आगे इसके बारे में बात करें जो अभी मैं कहना चाहती हूँ वो बात। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। सरकार के विरुद्ध ये क्या चाहते थे कि सरकार के सामने व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, सरकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे, सरकार व्यक्ति का शोषण ना करे। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। उनका कहना था कि जो न्यायपालिका है वो क्या होना चाहिए, व्यक्ति के नागरिकों के रक्षा के लिए होनी चाहिए। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। और वो किस तरह न्यायपालिका है कि सुरक्षित न्यायपालिका हो जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, किसी के अंडर थ्रेट में ना हो। हाउ एवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, जबकि वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। यानी कि डेमोक्रेट्स कौन होता है? डेमोक्रेसी में मेन जो हमारी मेन फीचर होती है, एवरी वन हैव राइट टू वोट, वन वोट वन वैल्यू एंड वन पर्सन, वन वोट वन वैल्यू। कि एवरी पर्सन हैज़ राइट टू वोट, और वन पर्सन को कि जो वोट डालेगा उसकी वन वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन ये डेमोक्रेट नहीं थे। अल्टीमेटली ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली बात पे आ जाते हैं कि दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। वो सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, यानी कि ये भी नहीं चाहते थे कि औरतों को राइट टू वोट दिया जाए। द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। क्यों? देखिए, दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वही फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह कि जो व्यक्ति संपत्ति के मालिक हैं, जिनके पास धन है, उन्हीं को राइट टू वोट होना चाहिए। यानी कि श्रमिक वर्ग जो है, दास वर्ग है, उनके पास राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन। ये औरतों के समर्थन में भी नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि औरतों को वोट का अधिकार मिले, ये नहीं चाहते थे। इसका मतलब लिबरल्स हैं, ये डेमोक्रेट नहीं थे। और यही एनटीएससी का क्वेश्चन है कि लिबरल्स की 3 मेन बातें वो आपको एनटीएससी में दे देंगे, और फिर उसमें से एक ऐसी होगी जो नहीं होगी, या कोई एक होगी जो आंसर होगा। तो आपको क्लियर ये ध्यान रखना होगा कि डेमोक्रेट्स कौन कौन है, उनकी मेन फीचर्स क्या हैं। कि ये डेमोक्रेट नहीं थे। राइट टू वोट की बात तो करते थे लेकिन प्रॉपर्टाइड मैन के लिए, वुमेन्स के लिए नहीं। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, ये फ्री जुडिशरी की बात करते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट की बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मोनार्की भी मांग रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही है कहीं।
और इन कंट्रास्ट इसके उलट जो है, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ ए कंट्री पॉपुलेशन। और रेडिकल समूह है एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, यानी कि जो सरकार है वो जनता चुने। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट्स, इसमें से बहुत सारे लोग तो महिला जो मताधिकार आंदोलन है उसका समर्थन भी करते थे। Unlike liberals, they oppose the privileges of great land owners and wealthy factory owners. और बहुत सारे जो उदारवादी थे वो बड़े जमींदार और संपन्न जो उद्योगपति थे ना, उनको किसी प्रकार का कोई भी विशेष अधिकार जो राजा के द्वारा दिया गया था वो उसके खिलाफ थे। They were not against the existence of private property. वो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ अ फ्यू। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जैसे हमारे देश में अंबानी वगैरह है जो बेशुमार संपत्ति रखते हैं और एक उसके सामने ही धारावी में लोगों को खाने को भी नहीं है। इस तरह से ना हो कि संपत्ति है किसी एक के पास इकट्ठी ना हो जाए, उसका समाज में दूसरे लोगों के पास इतना तो हो कि खाने को तो हो। वो ये सोच के लोग थे। ये बात किसकी कर रहे हैं हम? रेडिकल की बात कर रहे हैं। ऊपर हमने लिबरल की बात की, अब आ जाते हैं हम कंजर्वेटिव पर। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। जो कंजर्वेटिव थे वो तो उदारवादी और हमारे जो परिवर्तनवादी हैं, अमूल परिवर्तनवादी जिनको हम कहते हैं, जो बिल्कुल बदलना चाहते हैं समाज को, उनके टोटली अपोज थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैव ओपन देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज। कि ये लोग बदलाव के तो विरुद्ध थे, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसके पश्चात इनको लगा कि हाँ कुछ बदलाव हो जाना चाहिए। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन ग्रेजुअली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। वो पहले बिल्कुल विरुद्ध थे इसके। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनवाइटेबल बट बिलीव दैट पोस्ट हैज टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। उनको क्या लगता था कि 19वीं शताब्दी तक आते आते वो भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वो चाहते थे कि जो पास्ट है, जो अतीत है, अर्थात राजा है या जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो कि चर्च है या जो राजा के द्वारा निर्धारित जो पोस्ट है, उनका रिस्पेक्ट किया जाए और जो बदलाव हो ना वो धीरे धीरे हो, एकदम से चेंज ना हो। Such differing ideas about social change clashed during the social and political turmoil that followed after the French Revolution. तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई जो ये राजनीतिक उथल पुथल थी, इस ड्यूरेशन में जो सामाजिक परिवर्तन के ऊपर सेंट्रलाइज जो ये आइडियाज़ थे, जो विचार थे, इनमें आपस में काफ़ी टसल रही। आप तो लोग जो एक फिलोसफर दूसरे फिलोसफर के अगेंस्ट, मतलब कि विचारधाराएं नई नई लेकर आ रहे थे। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. क्या हुआ कि 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय जो ये बदलाव हो रहा था ना, उसकी विभिन्न कोशिशें जो थी, उसने जितनी भी हमारी ये राजनीतिक जो अप्रोचेस थी, उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उसकी जो डेफिनेशंस हैं, वो क्या क्या सोच है, वो सब क्लियरली डिफाइन हो गई क्योंकि वो प्रैक्टिकली नज़र आ रही थी। अब आ जा रहा है हमारा मॉड्यूल नंबर 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, कि हमारा औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। धीरे धीरे आपको पता है कि जो औद्योगिकरण हो रहा था जिस तरह से उस ड्यूरेशन में, तो जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी, लोग गांव से शहर में आएंगे तो विचारों में परिवर्तन तो आता ही है। ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था, तो उसी को आगे लेके चलते हैं। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम। ये राजनीतिक रुझान, जो ये नई सोच थी लोगों की, एक आइडिया के साथ साथ चलना, ये एक नए जो युग है उसकी शुरुआत का सिंबल था। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये वो दौर था जब सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे, डीप। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप। ये वो समय था जब नए शहर उभर कर आ रहे थे। एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवेज एक्सपेंडेड, रेलवे का विकास हो रहा था। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अक्कड़, और औद्योगिक क्रांति
संपन्न हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। रेलवे का एक्सपेंशन क्यों लिखा? क्योंकि रेलवे जो होता है ना, दूर दराज के क्षेत्रों को आपस में मिलाता है। जब तक हम किसी से इंटरेक्शन नहीं करते, हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन जब ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, तो लोग अपने ही सराउंडिंग में मूव करते थे, लंबी दूरी की यात्राएं बहुत कम करते थे। ऐसे जो सिल्क रूट है वो इसका एक अपवाद हम कह सकते हैं। लेकिन एक ही देश में रहने वाले लोगों को पास लाने का सबसे बड़ा काम जो है वो रेलवे करता है। जितना ज़्यादा लोगों का इंटरेक्शन होगा, उतने ही विचारों का आदान प्रदान होगा। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन बॉट मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। जो ये उद्योगीकरण है, इसमें क्या हुआ? औरतें, आदमी, बच्चे सब कारखानों में काम के लिए आ रहे हैं। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। आपको पता है फैक्ट्रियाँ कम थी, वर्कर ज़्यादा थे, तो वेजेस लो थी और काम के घंटे ज़्यादा थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, बेरोजगारी आम थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में जो गिरावट जो आ रही थी, तो उससे क्या होता था? प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बेरोजगारी और ज़्यादा हो जाएगी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। अब लोग गांव से, देखो यूरोप के अंदर आपको पता है सर्दियों में वैसे ही गांव में काम कम होता है, तो लोग भूखे मरेंगे, कहाँ जाएंगे? शहर की तरफ भागेंगे काम करने की तलाश में। अब शहर में आते कोई फ्लैट तो उनके लिए रखा नहीं है, झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ, किसी तरह से वो कहीं ना कहीं अपना गुजारा करेंगे। तो क्या होगा कि शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम और भी मुश्किल होता जा रहा था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। उदारवादी और परिवर्तनवादी दोनों ही इस समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास ये न्यू वर्ड्स है: सफरेज मूवमेंट, अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। एक आंदोलन जिसमें औरतों के लिए राइट टू वोट की बात की गई थी यूरोप के अंदर, ये उसकी बात हम कर रहे हैं। ये आप देखेंगे, हमें एक इमेज दिखाई दी गई है कि किस तरह से, देखिए इनके फटे पुराने कपड़े, वर्कर्स की दुर्दशा, ये यूरोप की बात हो रही है। द लंडन पुअर इन मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय अ कंटेम्परेरी। किसी समकालीन पेंटर ने वो जो दृश्य देखा, उसने ये उसका रेखा चित्र बना दिया, उसको दिखाया हेनरी मैयू। अब देखिए, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वर दी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। और जितनी भी ये फैक्ट्रियाँ थी वो कौन थे? उनके मालिक थे उद्योगपति, पर्टिकुलर कोई मैन। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। उदारवादी भी और अमूल परिवर्तनवादी दोनों ही जो लोग थे, उनके पास काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, यानी कि रिच लोग थे ये। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. उन्होंने व्यापार और औद्योगिक जो व्यवसाय के जरिए बहुत सारी धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए कि जिससे जो मज़दूर हैं स्वस्थ हों, नागरिक पढ़े लिखे हों, तो जो इकोनॉमी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। ठीक वैसे ही जो हमने 9th में चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि इन लोगों को लगता था यदि हम एजुकेशन देंगे, अच्छी हेल्थ देंगे, अच्छे सैनिटेशन देंगे, वर्कर्स वेलफेयर की बात करेंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा काम करेंगे और अल्टीमेटली इकोनॉमी है वो रिच होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी। Opposed to the privileges an old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. व्यक्तिगत ये लोग जो है ना, जो बाई बर्थ जिनको प्रिविलेज मिलती थी ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के लोगों को, ये उसके बिल्कुल विरोधी थे और उनका मानना था कि जो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल जो है, कि व्यक्तिगत प्रयास जो किसी व्यक्ति का है, उसकी जो मेहनत है, लेबर है, उसका जो वो श्रम कर रहा है, उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसको वो बिलीव करते थे कि व्यक्ति अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकता है, कि जितना वो एफर्ट करेगा, जितनी मेहनत करेगा, वो मेहनत में बिलीव करते थे, यानी कि कर्म में बिलीव करते थे, जन्म मर बिलीव नहीं करते थे। हमारे कबीरदास जी भी यही कहते थे, क्या
कि ऊंची जाति में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता, व्यक्ति के कर्म हैं वो ऊंचे होने चाहिए। ये उसी बात को कह रहे थे कि दे फर्मली बिलीव द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर, एंटरप्राइज, ना कि जन्म के आधार पर किसी को रिस्पेक्ट मिले। If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate with restraint, they believe that societies would develop. उनका मानना था कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिसके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। कि किसी एक का हक नहीं है कि वो इंडस्ट्री लगाए, जिसके पास पैसा है वो भी इंडस्ट्री लगा सकता है, काम कर सकता है, पैसा कमा सकता है। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in early 19th century. तो इसीलिए क्या हुआ, 19th सेंचुरी के शुरुआत में यानी कि 1800 के शुरुआत में समाज में परिवर्तन जो लाने वाले जो चाह रहे थे कि लोग समाज में परिवर्तन आए, राजा से मुक्ति मिले, चर से मुक्ति मिले और जो ये नोबल्स हैं ये लूट खा रहे हैं, ये सब सिस्टम बदल जाए, तो बहुत सारे काम करने वाले आदमी औरत जो हैं वो अलग अलग, कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, कोई रेडिकल्स को ज्वाइन कर रहा है, कोई लिबरल्स को ज्वाइन कर रहा है, तो सब ने मतलब अपनी अपनी लामबंदी शुरू कर दी, पार्टीबाजी लोग शुरू करने लग गए। सो सम नेशनलिस्ट्स, liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी हैं वो क्रांति के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि क्रांति हो जानी चाहिए। In France, Italy, Germany, Russia, they become revolutionaries and work to overthrow existing monarchs. फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोगों क्रांतिकारी बन गए और राजाओं के खिलाफ तख्तापलट करने का प्रयास करने लगे। क्रांतिकारी कौन होता है? जो अभी जो आपका शासन है उसको पलटने के लिए, देश को उससे मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रहा है। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन where all citizen would have equal rights. और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो क्रांति के जरिए एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। आफ्टर 1850, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. और हम 10th में इस चैप्टर को पढ़ेंगे नेशनलिज्म यूरोप के अंदर कि जिसिपे मैज़िनी ने इसके लिए क्रांति की थी इटली के अंदर। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। और भारत सहित दुनिया भर के जो राष्ट्रवादी जो नेता हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ सोशलिज्म केम इनटू यूरोप। हमारा जो मॉड्यूल है दैट इज 1.3। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. कि समाज की पुनर्गठन जो जितनी भी हमारी संभावनाएं थी उसमें से सबसे ज़्यादा लंबी सोच को जो विज़न दे रही थी दैट वाज सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में समाजवाद एक जाना माना विचार था और उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। उनके लिए एक नया आइडिया था ये। इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। अब देखते हैं सोशलिस्ट कौन थे। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। जो हमारे समाजवादी लोग थे ये निजी संपत्ति के विरोधी थे। वो संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे और वो क्या मानते थे कि ये सभी समस्याओं की जड़ है। कौन? संपत्ति। Why? Individuals own the property
that gave employment, but the propertied were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. उनको लगता था कि बहुत सारे लोगों के पास जो संपत्ति है उससे वो लोगों को रोज़गार तो देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि संपत्ति जिसकी है जो लगा रहा है वो केवल अपना फ़ायदा कर सोचता है। वो प्रोडक्ट तो बनाने पे ध्यान देता है लेकिन वर्कर्स की बारे में वो नहीं सोचता। So if the society as a whole rather than single individual control property, more attention would be paid to collective social interest. कि उनको क्या लग रहा था कि अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो जाए तो जो हमारा साझा सामाजिक हित है उस पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, पब्लिक के बारे में और ज़्यादा सोचा जाएगा, पूर आदमी के बारे में, गरीब आदमी के बारे में और ज़्यादा सोचा जाएगा। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। हाउ कुड ए सोसाइटी विद प्रॉपर्टी ऑपरेट, कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है। वट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, और एक जो समाजवादी समाज था उसका आधार क्या होगा। तो इसके एक्सपेरिमेंट कुछ हमारे किए, उसके बारे में बात करेंगे। शुरू में जो हमारे कुछ सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट हैज़ डिफरेंट विजन ऑफ द फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए समाजवादियों के कई विचार थे, उनकी अलग अलग सोच थी। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ सामूहिक उद्यम यानी कि कोऑपरेटिव की बात करते थे। रॉबर्ट ओवन, अंडरलाइन कर लो बेटा, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर सोल्ड टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए में इंडियाना एक जगह है जहाँ रॉबर्ट ओवन ने ये पहली कोऑपरेटिव स्टार्ट की थी न्यू हार्मनी के नाम से। Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demand that government encourage cooperatives. कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत कोशिश करने से बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। उनका मानना था कि सरकार इसकी कोशिश करे। क्लियर। इन फ्रांस फॉर इंस्टांस लुइस ब्लांक, ये 1830 से 1802 की बात है, wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. सरकार ने क्या किया, वो भी लुइस ब्लांक चाहते थे कि सरकार कोशिश करे, कोऑपरेटिव को एनकरेज करे और कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है उसको ख़त्म करे। मतलब हर कोई चाहता है कि सरकार कोशिश करे, इंडिविजुअल कोई नहीं। These cooperatives were to be association of people, तो ये डेफिनेशन आ गई कोई कोऑपरेटिव क्या होती थी। ये एसोसिएशन ऑफ पीपल होती थी हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर, वो एक साथ मिलकर उत्पादन करते थे। एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स, और प्रत्येक मेंबर द्वारा जो किया गया काम है उसके हिसाब से ये अपनी जो है वो पैसा है वो बांट लेते थे। अब आ जाता है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स added their ideas to this body of argument. कार्ल मार्क्स 1818 अप टू 1882 ये इनका लिविंग टाइम है, और फ्रेडरिक एंगल्स जो उन्हीं के समकालीन थे, उनके साथी थे, इन्होंने अपने कई तर्क पेश किए। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कार्ल मार्क्स कौन थे। ये एक जर्मन फिलोसफर थे, थिंकर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इनका पूरा नाम था कार्ल हेनरिच मार्क्स, और जो इनकी विचारधारा थी मज़दूरों का साथ देने का, ये सब तो जर्मनी से इनको निकाल दिया गया था, लंदन चले गए थे, और जहाँ इन्होंने 1848 में अपना पैम्पलेट निकाला था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उसके बाद इन्होंने एक 3 वॉल्यूम की अपनी बुक भी ली थी अपने आइडियाज़ की, दास कैपिटल। और ये चाहते थे कि सोसाइटी में, ये कैपिटलिस्ट के बिल्कुल विरोध में थे, और इनकी जो थ्योरी है इसी को मार्क्सिज्म कहा गया है। और एक्चुअल में मार्क्सिज्म क्या है, इनकी विचारधारा ये राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसके अंदर जो सोसाइटी है वो इस तरह से संगठित की जाए कि मज़दूरों के और किसानों के हाथ के अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आ जाए। कि ये निजी संपत्ति के विरोधी थे, ये भी चाहते थे कि सभी सरकारी जो संपत्ति है सब पब्लिक की हो जाए, सरकारी हो जाए, कुछ भी इंडिविजुअल का भी इनका ना रहे। तो ये इनकी विचारधारा थी। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक जो समाज है ना हमारा, ये पूंजीपति समाजवादी है, सिर्फ रईस लोगों का है। ये वो रईस लोग ही पैसा लगाते हैं और खुद ही पैसा कमाते हैं, वर्कर को कुछ नहीं देते।
Capitalists on the capital invested in factories and profit of capitalists were produced by workers. The condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalist. जो वर्कर्स की जो स्थिति है ना वो नहीं सुधर पा रही, क्योंकि सारा पैसा तो ले जाता है पैसा उद्योगपति, वो वर्कर्स को तो थोड़े बहुत पैसे दे देता है वेतन के, उससे उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होता, उसको अपनी मेहनत का पूरा हक नहीं मिलता. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. और ये श्रमिक ही है जिसको क्रांति करके पूंजीपतियों को और उनके शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए. मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन. मार्क्स का मानना था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक नया समाज बनाना होगा. Workers has to construct a radically socialist society where all property are socially controlled. जहाँ सारी संपत्ति जो है ना वो समाज के द्वारा कंट्रोल रहेगी, इनकी सरकारी होगी. आपके सिंपल शब्दों में दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. और ये क्या होगा, एक साम्यवादी सरकार होगी, जिसको हम समाजवादी कम्युनिस्ट शब्द यूज़ करते कि जो सोशलिस्ट अप्रोच है, सोच है, वो सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, तो उसका प्रैक्टिकल अप्लाई जब गवर्नमेंट पे हो जाएगा तो दैट इज़ कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट समाज बन की निर्माण हो जाएगा. ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रिम इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट. और उसको विश्वास था कि अंत में जीत मजदूरों की होगी. अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर. उनको बिल्कुल विश्वास था कि कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा. अब हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी विचारधारा है, उसको स्पेस मिला सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप. यूरोप से पूरे समाज जो विचार थे वो पूरे यूरोप में ये फैल चुके थे समाजवादी. टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी नेम द सेकंड इंटरनेशनल. अंडरलाइन दिस. एक सेकंड इंटरनेशनल के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली हमारे सोशलिस्टों ने. वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began a forming association to fight for better living and working conditions. इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए. दे सेट अप फंड्स टू बी हेल्प मेंबर इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट. संकट के समय अपने सदस्यों को मदद करने के लिए उन्होंने अपने क्या किए, मेंबर बनने के लिए उन्होंने अपने वो बना लिए फंड वगैरह बनाने शुरू कर दिए कि अपना मेंबरशिप की फ़ीस जमा कराओ और उस फीस से वर्कर्स वेलफेयर पे वो पैसा लगाएंगे. और उन्होंने काम के घंटों में कमी और राइट टू वोट के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया. इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट. और जर्मनी में तो जो ये सोशलिस्ट वर्कर्स यूनियन थी, जो इन्होंने वहाँ की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर पार्लियामेंट में सीटें ही जीत ली, यानी कि ये आ गए पावर के अंदर. इन 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. 1905 में समाजवादियों ने और व्यापारी जो यूनियन थी उन्होंने लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में, जो आज भी है, और समाजवादी पार्टी फ्रांस में भी बनी. However, till 1940, socialists never succeeded in forming a government in Europe. उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ सीटें तो प्राप्त की, यानी कि अपना राजनीति में स्थान बनाया समाजवादी लोगों ने, लेकिन कोई सरकार नहीं बनाई थी. Represented by strong figure in parliamentary politics, their ideas did shape legislation. कि उनके प्रतिनिधि जीते, कानून बनवाने में उन्होंने अपना रोल प्ले किया, लेकिन गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. और जो सरकारें चल रही थी उसमें जो मेजॉरिटी थी वो रेडिकल्स की थी, रूढ़िवादी लोगों की थी, उदारवादी लोगों की थी या परिवर्तनवादी लोगों की थी. ये आप देखेंगे हमारा एक फिगर है जो दिखाया गया है. दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ द पेरिस कम्यून ऑफ 1871. कि ये
1817 में जो एक पेरिस कम्युनिस्टों का जो जन विद्रोह हुआ था उसको दिखाया गया था कि जब पेरिस की जो नगर परिषद थी उस पर मजदूर और पेशेवर जो कार्यकर्ताओं को लेके बनाई गई जो जन सरकार ने कब्ज़ा कर लिया था, तो ये फ्रांसीसी जो सरकार है उसकी नीतियों के प्रति असंतोष के बाद पैदा हुई थी। पेरिस कम्यून को सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, यानी कि वर्कर्स आ रहे थे, ये म्यूनिसिपैलिटी पर कब्ज़ा करना चाहते थे। और पेरिस कम्यून को दो चीज़ों की वजह से भी आज याद रखा जाता है। एक तो उस वक्त मज़दूरों ने लाल झंडा, जो आज भी रखते हैं ये कम्युनिस्ट, वो इसी घटना से शुरू हुआ था। और फिर दूसरा था ओरिजिनली, ये देखिए मार्सिले 1792 जो है ये कम्यून का सिंबल जो है वो गीत बन गया था, क्योंकि ये गीत यहाँ फिर से गाया गया था। कम्युनिस्ट का फेवरेट गीत बन गया था पेरिस कम्यून के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, हमारा हिस्ट्री का जो 9th की चैप्टर 2 है उसका पार्ट 1 में क्लोज कर रही हूँ बच्चे। इफ़ यू लाइक इट द वे ऑफ माई एक्सप्लेनेशन, so please like my video and subscribe it. Thank you beta, till the I am sending your part number 2.